It's been 2 days since the district court in Varanasi re-allowed prayers to be offered in the Gyan Vapi cellar, and already there is an atmosphere of fear in the country. Secularism is in danger, and courts have turned one-sided with no justice being given to minorities in India. Or so you would be made to believe. Today, a number of Muslim organizations in Varanasi called for a bandh. What were they opposing? They were opposing the resumption of prayers in the Gyan Vapi cellar, the Vyas Ji Ka Tehkhana. Coincidentally, the day also saw a sudden surge in the number of worshippers turning up to offer namaz at the Gyan Vapi. So much so that the police had to turn away many of them. Parallelly, Muslim outfits like the All India Muslim Personal Law Board, Anjuman Intizamiya and others met to decide their next course of action and declared in a following press conference that not only was the Varanasi court's verdict one-sided, but it has also tested the patience of Muslims and left them in a state of shock. हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही है, तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसने पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। जो ज्ञान वापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीक़े से यकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया, इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं हैं, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? This barely veiled fear-mongering came close on the heels of the Allahabad High Court today denying any relief to the Anjuman Intizamiya. The Mosque Committee had gone to court asking that they decline this interim stay on the Varanasi court's order and asked the Muslim side to amend its plea. Multiple courts, remember, so far has refused to stop the prayers in Gyan Vapi, and yet what is argued today? That secularism is in danger, courts are holding Muslims and the majority to separate standards. The law is being applied in a partisan fashion and the patience of Muslims is under strain. What is even more tragic is that this fear-mongering is being done by organizations like the Jamiyat Ulema-e-Hind and the All India Muslim Personal Law Board, the Anjuman Intizamiya, and it is being mainstreamed and it is being amplified by our mainstream politicians
like those of the Samajwadi Party and the AIMIM. हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। अदालत के फैसले के विरोध तो हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती है? अदालत सही फैसले नहीं देती, नहीं देती, कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिसमें दो पत्र होते हो? नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। एवरी डिसीजन इज फॉर वन साइड इट इज राइट, फॉर अनदर साइड इट इज रॉन्ग। And that brings us to the simple question. Why? What is the point of trying to fashion this kind of narrative? To say that the patience of a people is being tested, that they cannot be controlled for very long. To call for a band against a verdict that has come from a constitutional court of India. Is this muscle flexing in order to intimidate? And intimidate who? The courts of India? Or the people who are now exercising their right to worship in the Gyanvapi after the court has allowed them to, after fighting the case for 31 years? That's the question we're going to take across to the panel. Joining us now, Ishkaran Bhandari, advocate, joins us along with Sameer Chaugankar, senior journalist, MC Abbas, political analyst, leader of the Samajwadi Party, Tariq Ahmed Lari. And my first question is to you, Asif Sohail. What exactly does Mr. Malik Muhtasim Khan mean when he says sabr ka imtihan liya ja raha hai, and how long can we control people because their patience will give away? Is this intended to be a threat to the courts of India? मैडम देखिए, कोई थ्रेट नहीं है। जब जुडिशरी मेजॉरिटेरियन और माइनॉरिटी के लिए अलग स्टैंडर्ड बना दिए तो ऐसे तो सुनने में आएंगे। बराबर हम सब्र कर रहे हैं, हम पे जो जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर हम सब्र कर रहे हैं, आगे भी सब्र करेंगे, पूरा जमहूरी तरीके से इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जज का जब आखिरी दिन होता है, फैसला देकर चले जाता है पूजा करने के लिए, जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ। आप देखिए क्या चीज की बात कर रहे हैं आप, संविधान की धज्जियां उड़ा दिए हैं। स्पेशल वर्शिप एक्ट को तो कहीं पर भी नहीं रखा है। एक कोर्ट ने सब्र का क्या मतलब है सर? ये तो फिर then we will be in an era of kangaroo courts, जहां पे कल किसी के ऊपर लूट का मामला होगा, किसी के ऊपर मर्डर का मामला होगा। If the judgment is not to their liking, they'll say हमारे सब्र का इम्तिहान है, हमारे खिलाफ जजमेंट है, हम बंद कर देंगे, हम सब्र का इम्तिहान नहीं लेने देंगे। This basically is a call to street justice. मैडम तो वही बता रहा हूं ना, जो देखिए आखिरी दिनों के जजमेंट में किसी को राज्यसभा मिल जा रहा है, किसी को गवर्नरशिप मिल जा रही है, ये भी आखिरी दिन फैसला देकर चले गए। क्या कोर्ट ने जाकर वहां पे ताले तोड़ो और जालियां तोड़ने की बात की थी क्या? सर, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे की मांग की थी अंजुमन इंतजामिया ने, ठीक है मैडम, वहां पे तो कोई जज रिटायर नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे नहीं दिया। आप प्लीज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे नहीं दिया। क्या वहां पे भी जज रिटायर होने वाला है? क्या वहां पे भी जज जाकर के कुछ और बनने वाला है? मैडम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुफल तोड़ और जालियां तोड़कर अंदर जाकर पूजा कर मूर्तियां रखने की बात की क्या ज्ञान वापसी में? आप मुझे बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गया? गुंडा के कुफल तोड़ने के लिए नहीं, आधी रात को तोड़ने के लिए बताया गया था क्या? मुझे बताइए आप। ईश्वरन भंडारी, connivance between court and administration. What had to happen in 7 days was done in 7 hours. The insinuation is that this was all pre-planned, pre-decided. Padmaja, let's start with first sabr ka imtihan na lijiye. It's not new. This tactic of street veto has been going on in India since pre-partition, which culminated in the partition and is now carried out
against laws like CA and RC. We saw the street veto, which led to Shaheen Bagh, which led to Delhi riots, which led to loss of 53 lives. The new development now is that the street veto is not merely against laws, now it is against courts also. So now what Parliament used to do used to be opposed by a street veto. Now what a judgment of the court will come will be opposed by a street veto. Probably in a sense it's a logical extension of that, because the veto on politics has ended. The veto on politics, which allows a law like Places of Worship Act to be passed, which takes away from the community the right to approach courts. Sabar ka imtihan is 500 years patiently waiting and then getting a constitutional judgment from the highest court of the land. Sabar ka imtihan is when you get political power, the secular party says aaj ke baad yahan puja nahi hogi, 1993, and then you wait 31 years to get an order from the court. So what is the actual sabar is people who believe in the constitutional norms, but those who used to have a political veto now want to exercise a judicial veto. That is the new development in this case, which we should be very careful about. And after that happens, that dog whistle happens on the social media or on TV channels, you see record number of people reaching there. Probably those people who reach there do not realize that people making those statements on TV are very comfortable, but those going on the street, if anything happens, will be held responsible for the breakdown of law and order, like it happened in Delhi riots on CAA. And last point I would want to make here, which is very important, is that what is sabar? Sabar is when you go to court and you get orders from the court, and what the Yogi government did is exactly why this was needed, because if they did not do it in 7 hours or 10 hours, you would see an ecosystem building a protest, and you will see the violence or probably a potential violence happening on the roads. And lastly, this is very important, the judge one day before retirement, that is being said ad nauseum as if it's some very big thing. I wish they read the law. I wish they read more books. It is incumbent on every judge before retirement to pass judgments in the matter he has heard, because if he retires without passing judgments in matters he's heard, the entire judicial time is wasted again. So before retiring, you definitely should pass judgments. That is what is the law of this land. I wish they knew it. Asif Sohail, the very important point made by Ishkaran Bhandari. This is a dog whistle. Make no mistake, this is a very polite way of saying that listen to us, do what we are saying, or else. Street veto. Asif Sohail. मैडम, अभी काबिल दोस्त ने बोला है कि उसने काफी किताबें पढ़ी है. ठीक है, मैं मानता हूं, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं हूं, तो मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा. He better knows what is saying over here. बट रही बात, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ा है जाकर लॉक्स को और जालियों को वहां पे. मेरा सवाल आपसे यही है, आप मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, पूरे इंडिया को बताइए कि कौन कौन तोड़ा है. कल रात में कुफल किसने तोड़ा है, किसने जालियां तोड़े और किसने मूर्ति रखी है ज्ञान वापसी में. जब रिसीवर अपॉइंट किया गया था, भाई मूर्ति वहां थी. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट में मूर्ति वहां थी. 30 साल में नहीं थी तो आज कहां से आ गई मैडम वहां पे? किसने बोला 30 साल में नहीं थी सर? मैडम मुझे बताइए, रिसीवर ने जाकर कुफल तोड़ा है क्या कल? आप मुझे बताइए, आप खुले नाम लीजिए ना, कौन सा रिसीवर ने कुफल तोड़ा कल मस्जिद के अंदर? सर ये तो अंजुमन इंतजामिया भी नहीं बोल रहा कि मूर्ति वहां नहीं थी. वो भी कम से कम ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जो मूर्ति थी वहां उनके एक मूर्तिकार ने छोड़ दी. आप एक नया कंस्पिरेसी थ्योरी लाए कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने जाकर के वहां पे मूर्तियां रखी हैं. चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने मूर्तियां रखी हैं, वहां पर जो दीवार पे नक्काशी है और जो तोरण बना है, वो रात को एसएसपी ने जाकर के अपने हाथ से तोरण बनाया है दीवारों पे. रात को जाके हनुमान की मूर्ति एसएसपी ने जाके कार्व की है. नहीं, आप भी नहीं बनाए ना, वो एसएसपी ने बनाई ना, एएसआई ने बनाया, डीएम ने बनाया. नहीं बोल रहा हूं ना मैं आपको, जो जाकर तोड़े. डीएम ने जाके 15 शिवलिंग रख दिए वहां. मैडम देखिए, ओवरनाइट बैठ के नक्काशी कर रहे थे वो. मैडम मैं वही बोल रहा हूँ ना, भारत के हिंदू कभी ऐसी गलत हरकत नहीं करेंगे. ये हिंदुस्तान सोच रखने वाले, जो मुल्क का विभाजन करने वाले, ये लोग कर रहे हैं ये हरकत. ये अनरस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के अंदर. Okay, quick response from Ishkaran Bhandari, then I want to open this up. Quick response. What was the hurry, malified intent? Ishkaran Bhandari. Padmaja, this is putting, it's a backwards argument. I don't want to use a stronger language. As soon as a court order comes, it is incumbent on the government to comply with it.
They are used to again say the political veto where the government would go to court and say these orders will lead to a law and order situation, so let's not implement the order. The time was 7 years was the outside limit. This government believes it has administration in control. It believes it will not lead to law and order problems, and so it can implement the order with all due speed, which should be done. The question should be asked why it took 31 years for this order to come, not why this order has been implemented. That is what I'm saying. We have become a pivoted discussion. 31 years you have to wait, but sabr ka imtihan inka ho raha hai. The government implements orders, but the question is why have you implemented the order fast enough? That is the 1 second. Just let me finish. Let me just finish. Firstly, let me finish. Let me finish. Because that was the court's order. 1 second. Asif Sohail, hold on a second. You know, again, this unhone toda is being presented as some great conspiracy. Hold on a second. What is illegal about removing the grill? What is illegal? You keep repeating it again and again as if it's some great, conspiracy that you have unearthed. What is wrong in removing the grill? रोड पे चलने वाले कोई नहीं है ना. देखिए मैडम, कोर्ट ने रिसीवर को बोला है. रोड पे चलने वाले गैंग्स ऑफ नागपुर को नहीं बोला है ना. कुफल तोड़ने के लिए वहां पे. Ishkaran, finish. Yes. Padmaja, this is important to answer. This is misinformation. Yeah. Padmaja, that is why they spread misinformation. This is a dog whistle. Every time a property is sealed, sometimes the receiver comes and he seals the property. When the order for desealing comes, that lock is broken. What is broken here? That they are going broken. Nothing is broken. Everything has happened as per law. And one last point. One last point. If you can let Padmaja, I need to finish the point. I need to finish the point, it. please, Will not Mr. do Sohail. anything, You have right? spoken enough. Today, yes. Padmaja, today also a hearing happened in High Court. This argument has not even been taken in the High Court that something has been broken or the orders of the court have been violated. Nothing like this has happened. This is just rumor mongering on national television to incite the people of this country, and I hope they don't listen to such people and get incited and destroy their own lives, because these people will sit very comfortably here while ruining the lives of people on the street. Tariq Ahmed Lari, are we now in a situation where if you do not like a judgment, without any compunction, you are going to call the court one-sided? And on what basis? Not only was this said by the likes of All India Muslim Personal Law Board, who said मुसलमानों के लिए और majority के लिए अब अलग-अलग laws हो रही हैं, but it was amplified by Ram Gopal Yadav. He is a member of parliament. On what basis did he claim कि courts तो गलत ही judgment कर रहे हैं, courts के तो अलग पैमाने हो गए हैं? On what basis? मैम देखिए, पहली बात ये समझिए कि मैं कोर्ट को और कोर्ट के जजमेंट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मैं करना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इतनी बात मैं कहूंगा पर्सनल उसमें कि मैं अपने पर्सनल उसमें बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस। और जहां तक मुझे लग रहा है कोई अभी यहाँ पे शायद कोई लॉयर बैठा है कि नहीं बैठा है, मैं लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक केस था, मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी 6। Yes, but go on. ओके मैम, आई एम अ ग्रेजुएट इन दैट। मैं प्रैक्टिस छोड़ दी थी मैंने, और मैंने अपने ही केस में बता रहा हूँ, मैंने हाई कोर्ट से मैंने परमिशन ली थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर केस को डिसाइड करिए। मैम इट टुक अराउंड अबाउट 7 years। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी 7 साल लगा, और वो भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तब वो हुआ। 7 साल इसलिए लगा because judicial process is slow, कोर्ट ने अगर फैसला इसलिए दिया लगा था। that your name is Tariq Ahmed Lari. Sir, you are confusing two issues. It is one thing to say that the judicial process is slow, and it's quite another to allege that minorities and the majority have different laws applied to them. I can quote to you the case of Soumya Vishwanathan. She was murdered 15 years ago, and 15 years later, in the case of her murder, the first judgment has come. Now, is this miscarriage of justice or delayed justice because of her name and religion, or because of the process, sir? Don't confuse the two issues. Go on. मैम आई कैन इन दैट मैटर आई कैन से कि क्या नाम है, राजीव गांधी की हत्या हुई थी और देख लीजिए कितने साल बाद फैसला आया था। और वहीं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सरदारों के खिलाफ कितना फैसला आया था। मैम ये नहीं, मैंने एक कोर्ट के प्रोसेस की बात बताई। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग ऑन कोर्ट। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं करना चाहता हूं, मैंने सिर्फ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के बारे में बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि समाजवादी पार्टी जो भी कानून होगा, जो भी कोर्ट का आदेश होगा, उसका पालन करेगी, लेकिन
जब 7 दिन का टाइम दिया गया था तो 7 घंटे के अंदर ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अभी चुनाव है। बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने बंदों को ऐसा क्यों ना किया जाए? बैठा रखा है 7 घंटे में क्यों ना किया जाए? अब भाई कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर की तामील इमीडिएटली होनी चाहिए। लेट मी आस्क यू काउंटर क्वेश्चन एज अ लॉ ग्रेजुएट। वंस यू हैव द कोर्ट्स ऑर्डर, देयर इज नो टाइम पीरियड कि आप 7 घंटे में, 7 मिनट में, 7 सेकंड में, 7 दिन में करें। 7 days is the deadline that has been set. उसके पहले आप 7 सेकंड में भी कर सकते हैं, 7 घंटे में भी कर सकते हैं, 7 मिनट में भी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैम मेरी बात सुनिए। मैं आपको कई ऐसे ऑर्डर्स दिखा दूंगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक से पास हुए पड़े हैं, जिसपे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इंप्लीमेंट इन अधिकारियों ने इंप्लीमेंट होने नहीं दिया है। आप बताइए, सरकार में थोड़ी अधिकारियों ने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया है। एग्जाम्पल बताइए। हमको मालूम है, हमें नहीं मालूम है मैम। कितने तो नौकरी के मामले हैं, कितने नौकरी में सर्विसेज के कितने मामले हैं, कितने जानना चाहेंगी आप? कौन से फैसले? नहीं, एड़ी बेड़ी चीजें नहीं बोलना। आप एड़ी बेड़ी ना बनिए यहाँ पे। मैम एड़ा बन के पेड़ा ना खाइए। ये सबको मालूम है जुडिशियल सिस्टम का क्या है और अधिकारियों का सिस्टम का क्या है, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। नहीं, vacuous things. No मैम, no मैम, प्लीज डोंट डू इट मैम, प्लीज आप बहुत सीधा बनकर बात ना करिए। ऐसा कौन सा वाकया है, कौन सा फैसला है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं इंप्लीमेंट किया? आप किससे डील कर रही हैं ये आपको मालूम है मैम। आप किससे डील कर रही हैं ये आपको भी मालूम है, और मैं किस बात पर डील करके बात कर रहा हूं वो मुझे भी मालूम है। मुझे सब मालूम है, आपको भी सब मालूम है। भंडारी साहब बैठे उनको भी मालूम है। जो जज साहब है, मुझे देखना है कि उनको क्या प्रमोशन। अरे मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपने ओके, एनीवे, since a lot is being said about the judge, let's actually listen in to the judge who gave this judgment yesterday. All of the charges, for the first time on TV, you have him speaking about these allegations being made against him. Listen it. मैंने जो भी आदेश किया इन अकॉर्डेंस विद लॉ और जो एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स हैं और रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए दिया है, और जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार दिया है। रिकॉर्ड को देख के और जो मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड है उसको देख के अपनी एबिलिटी के अनुसार, लॉ के अनुसार जो मुझे उचित लगा मैंने आदेश पारित किया। मुस्लिम समाज काफी आहत दिख रहा है। उसका कहना है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कोई सदस्य, कोई आदमी अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इतना बड़ा फैसला देखे। खासतौर से जो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए जो लोग हैं, महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जज साहब को कोई इनाम भी मिले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के 4 कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के, बहस सुन के आदेश को जो है रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया। So MC Abbas, here is the man himself speaking. The most curious thing that I have heard so far from anyone is that this judgment is one-sided. Sir, a judgment is always one-sided. What judge says, आप भी सही हैं और आप भी सही हैं। भाई जजमेंट तो वन ही साइडेड होता है ना MC Abbas. That's why it's a judgment. One person is right. I'll get straight to it, Padmaja. As a matter of fact, let me come straight to the points. My good friend Ishkaran Bhandari preached us about street veto and sabr. 20 minutes have come into the debate. Allow me only 2 minutes to tell my dear friend what is sabr. भाई साहब, सब्र वो है जब 20-25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान सर आंखों पर रखना राम जन्मभूमि वर्डिक्ट का, ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और आगे बढ़ना, इसका नाम सब्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रिस्पेक्ट देना, इसका नाम सब्र है। Now he also mentioned about street veto protest. Respected sir, you call yourself a lawyer. Have you read the constitution? Isn't a peaceful protest or a bandh allowed in the aegis of law and order? Respected sir, please read about law and order first. Also, who has shown sabr, izzat, mehram, that is the way ahead. Also, Padmaja, let me tell you that the very important point I'd like to bring about with the All India Muslim Personnel Law Board. What have they stated? The Ram Janmabhoomi, when the verdict came in, under the able, honorable excellency Chief Justice of India, back then Ranjan Gogoi Sahab, observed and said, very categorically stated that Ram Janmabhoomi verdict will not set a precedent for the others, be it a Kashi, be it a Mathura or a Suneri Masjid. It is bound to take place.
Also, you need to understand that the 1991 Places of Worship Act, which needs to come through. So you teach us about sabr. I think you need to learn and know the word of sabr. Sabr is protesting peacefully, sir. Sabr is accepting the verdict, sir. And those who go against the verdict, I will be the first man. But they haven't accepted the verdict. That is why the Bandh was called. Sir, you protest peacefully against a verdict. So you're basically challenging it. You're saying, I don't like it, so I'm going to call for a Bandh. The fact, and we say this very responsibly, the fact that suddenly there was a surge of people who decided to turn up for prayers today. What was the message being sent? And for everyone, let me bring in, before you respond, Ishkaran Bhandari, I want to bring in Sameer ji as well. Everyone very conveniently keeps saying things like, oh, you know, courts are always against the minorities. This is even the courts are turning majoritarian. Different laws are being applied. Let me actually quote to you instances. Mr. Lari did not quote instances. I will quote to you instances. In October 2022, the Supreme Court dismissed a petition that sought direction to study the real history of Taj Mahal. The court called it publicity interest litigation. Somebody had gone and said, Taj Mahal is Tejo Mahalai. We need to get it back. Supreme Court said, get out. After that, the High Court on the 12th of May 2022 said that a man, Rajneesh Singh, who is a media in charge of the Bharatiya Janata Party, by the way, had also failed to point out which of his legal and constitutional rights were being infringed, because he again said Taj Mahal is Tejo Mahalai and not getting it back as a temple is an infringement of his rights. So that is for everyone who's saying Muslims are not getting any justice from court, sir. A BJP guy went to court and said, give me Tejo Mahalai. Supreme Court said, please take your publicity interest litigation and leave. Sameer Chaugankar, the question more specifically I want to ask you is, then what is sacrosanct in our country? अगर आपकी मर्जी का नहीं आएगा फैसला, तो आप कहेंगे हम बंद करेंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान हो रहा है, कोर्ट्स खराब हो चुके हैं और ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है. आज महमूद मदनी ने क्या कहा? आज उन्होंने कहा कि देश में जंगल राज आ गया है, जिसकी लाठी उसकी बेस, और उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी कि लाठी हाथ बदल सकती है. मतलब ये कहना चाहते थे कि अगर हमारे हिसाब से निर्णय नहीं होगा, हमारा सब्र का वादा अगर टूटेगा तो देश में दंगा हो सकता है. मुझे लगता है ये उन्होंने आज जो बात की है, खून की नदियां बह उठेगी, और ये वही जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन लिया था. मुझे लग रहा है आज इनकी बात सीधे सीधे एक देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा कराने का उन्होंने इंटेंशन के रूप में कहा था. और सब्र की बात करते हैं, सब्र तो हिंदुस्तान की जनता कब से देख रही, मुझे बताइए. राम जन्मभूमि का मामला चला, हिंदुस्तान की जनता ने तो 500 साल इंतजार किया. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद मंदिर बनाया. आर्टिकल 370 के ऊपर क्या कभी हिंदू लोगों ने कभी कुछ आरोप लगाए? इंतजार करते रहे. जब सरकार ने हटाया तब उसका किया. संघ प्रमुख मोहन भागवत की आप धैर्य की परीक्षा देखिए. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है. क्या ये मोहन भागवत का बड़प्पन, धैर्य, सहनशीलता नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आज के जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिस तरीके से बयान दिए गए, ये बताता है कि वह हिंदू धर्म को या भारत की सरकार को या सुप्रीम कोर्ट के बताना चाहते हैं कि अगर हमारे हिसाब से नहीं होगा, अल्पसंख्यकों के हिसाब से नहीं होगा, जो कांग्रेस के 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक होता रहा था, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर किसी का पहला हक है तो वह अल्पसंख्यक लोगों का है. तो मुझे लगता है कि इन्हें लगता है कि 2004 से लेकर 2014 तक का जो शासनकाल था, देश में 2014 से लेकर वैसा ही शासन होना चाहिए था. Okay, लेकिन respond, 2014 से Mr. Lari is shaking his head. Mr. Lari, respond. मैम, पहली बात आपको ये बता दें कि इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि दंगा होगा और ये होगा और वो होगा, मदनी दे आर फाइनेंस बाय पाकिस्तान. मैं साफ लफ्जों में बात करता हूं, मैं उस तरह की बात नहीं करता हूं. ये बनारस में ही थोड़ा सा बंद रहा, कोई यूपी वाइज कोई बंद नहीं था. मैं इवन इन लखनऊ कोई बंद का असर नहीं दिखा. और जहां तक मुझे जो लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सब्र का बांध टूट सकता है, who are they financed by? मैम सुन लीजिए, आप सुनती नहीं है. आप सुनने का मादा रखिए. मैम थोड़ा सुन तो लीजिए, बोलिए, थोड़ा सुन लीजिए. आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है. अपना आपको अगर सुनाना है तो मैं बैठ जाता हूं चुप. ये कौन सी बात होती है कि आप ही बोले चली जा रही हैं? आज मैं नमाज पढ़ने गया हूं, कहीं कोई क्या नाम है, ज्ञान व्यापी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं कर रहा था.
पहली बात ये ध्यान रखिए, ये चंद लोग हैं, ओवैसी, मदनी, ये इस टाइप के लोग हैं जो शुरू से देश का बंटवारा करवाते रहे हैं और हमेशा लोगों का, देश के लोगों का बंटवारा करते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जहर बोते हैं। कोई मुसलमान उसका नहीं है कि हाँ क्या हो गया। ये जो अब बंद का आह्वान हुआ, ये इन लोगों ने आह्वान जरूर किया, लेकिन वहां के लोगों ने जो बंद किया वो डीएम के कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट नहीं, डीएम के जो रातों रात उन्होंने हरकत की थी और कमिश्नर ने और पुलिस कमिश्नर जो रातों रात हरकत गवर्नमेंट ने की थी उसमें प्रोटेस्ट में बंद हुआ था। यही चीज अगर वो 7वें दिन करते और तब तक हाईकोर्ट का भी मामला देख लेते तो कुछ ना होता, कोई बंद वहां भी ना होता, बिल्कुल ना होता, रत्ती भर भी बंद ना होता। समीर जी जल्दबाजी पद्मजा जी, व्यास जी जो थाना जो 91 में बंद हुआ था वो मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बंद किया था। उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। मुलायम सिंह की सरकार ने सीधे उसको बंद कर दिया था बिना किसी दिक्कत के। और आज जब उन्हें परमिशन मिलती है, क्या उस समय हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने कहा था कि वहां प्रॉब्लम है, व्यास जी के थाने को बंद किया जाए? एक ऑर्डर निकाला था मुलायम सिंह की सरकार ने कि व्यास जी के थाने में आज से पूजा बंद होगी, और उस दिन से वहां पूजा बंद हो गई थी। मुझे लग रहा है कि आप जो निर्णय आया है वह करेक्ट निर्णय आया है। जो पूजा मुलायम जी के समय बंद हुई थी, चंडूल खाने की खबरें ना उड़ाइए, बिल्कुल भी, बिल्कुल चंडूल खाने की खबरें ना उड़ाइएगा, चंडूल खाने की बातें ना करिए यहाँ बैठकर। आप मुझे तो ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, कहाँ है ऑर्डर की कॉपी? सबको मालूम है, आप ऑर्डर की कॉपी दिखाइए मुझे, कहाँ है ऑर्डर की कॉपी? अखिलेश यादव की बात। अरे सर, मुझे ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे? यही है ना, कोई ऑर्डर के बिना बंद कर दिया गया। और अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मर्जी से किया था तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त के? अगर उस वक्त के मुख्यमंत्री ऐसे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना ऑर्डर के अपनी मर्जी से बंद कर दिया, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा आप क्या कर रहे थे? That really is the point that you have come to. There is no written order. MC Abbas wants to come in, then Ishkaran Bhandari. MC Abbas. समीर जी, सबसे पहले तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका आदर सम्मान है, लेकिन यू मेंशन्ड अबाउट जिन्ना की बात कही है आपने। आप ध्यान से समझ जाइए, बड़े भाई, एक छोटे भाई के नाते कह रहा हूं, भारत का मुसलमान जिन्ना के आदर्शों पे नहीं, महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलता है। और एक बात आपको बता दूं, जिन्ना को हम धिक्कारते हैं और रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। जिन्ना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सब्र का इम्तिहान की जो बात कर रहे हैं लोग, और सब्र की बात वो है जनाब, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आता है उसका आदर, अरे बात सुनिए तो जनाब, बात तो सुनिए, उसका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब आता है, भाई साहब सुनिए तो, मैंने आपकी बात सुनी है, वो क्या कहना चाहते थे? बड़े भाई काउंटर हमारे धैर्य की परीक्षा बंद कीजिए, धैर्य रखिए और काउंटर। हमारे धैर्य की परीक्षा बंद कीजिए, मतलब क्या कहना चाहते थे वो? पद्मजा इज नॉट अलाउइंग मी टू। ओके, लेट हिम फिनिश। समीर जी, लेट हिम स्पीक। समीर साहब, मैं बस ये कह रहा हूं कि जब राम जन्मभूमि का कोई वर्डिक्ट आता है, जो भारत का मुसलमान है उसका आदर सम्मान करता है, उसके साथ सब्र करता है और आगे बढ़ता है। ये है, आप चंद पॉलिटिकल लोग, सियासी लोग अपने मजहब को लाते, उसकी बात नहीं है जनाब। आप एक युवा मुस्लिम की बात सुनिए, या 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की बात कहिए। सब्र हमें मत सिखाइए, हम सब्र करें, करते रहेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर, फाइनल वर्ड Ishkaran Bhandari. Then the argument now has turned to, why are you amplifying what an Owaisi, Madani, Anjuman Intizamiya are saying? This doesn't really become the voice of what the majority of the minority population is thinking. They are okay with it, they respect the courts. Padmaja, we heard a lecture on what sabr means, completely divorced from the reality, and deliberately so. I started the debate by saying certain people make dog whistles. What was the example of sabr on what Nupur Sharma said, a matter which was sub judice? We saw 2 people being butchered. We saw multiple riots. We saw politicians wanting to hang people from the street corner. That was the example of sabr. So please, let's not give fake speeches on English news channels while on ground people who make these dog whistles react in a very different way. So the street veto that we are talking about, what has happened in this case? A court gave an order, the administration imposed that order, carried out that order, and if an administration does not carry out the order, you move a contempt against that administration, be it of any government. That is the law of this nation. So while it's very easy, there was a famous journalist who used to speak different things in English media, and in his Urdu newspaper he used to write different things. That is still being played out. Certain people do dog whistle, you hear band in certain parts of the country, then on English channels they come and say we are very sabr. What is the option? Don't make a virtue out of a necessity. If the Supreme Court
court passes an order, everybody has to comply with it. If you do not comply with it, or you create a law and order situation, you will go to jail. So don't preach as it's a virtue or a favor being done to the people. Every Indian has to comply with Supreme Court orders, and those who do not, do it at their own peril. Absolutely. I'll let that be the last word. And to try and engage in dog whistle, compounded with a whisper campaign saying, अरे वो जज ना, वो तो सरकारी आदमी है, उसको कुछ बना देंगे. You know, ये मूर्ति ना जा करके पुलिस ने रख दी अंदर. अरे यहाँ तो कोई मंदिर था ही नहीं. ASI is a handmaiden of the government and of the BJP. This is a potent and a deadly cocktail, and that really is the antithesis of what real secularism is. That is what people who keep talking about secularism day and night should understand. I'll leave it at that. Thanks, gentlemen, for joining me.